एकेडमिक काउंसलर, इग्नू। आज हम लोग बात करेंगे उसी जो लास्ट लेक्चर था, खासकर BECC 133 में जो समष्टिगत अर्थशास्त्र के सिद्धांत, उसके अंतर्गत लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी नेशनल इनकम के बारे में, नेशनल इनकम की अकाउंटिंग कैसे की जाती थी। और आज हम लोग बात करेंगे जीडीपी या सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना या उनका निर्धारण जो है वो कैसे किया जाता है। तो इसी कड़ी में जो है ये आज हम लोग बात शुरू करते हैं। और आज का जो ये डिटर्मिनेशन ऑफ जीडीपी है या जीडीपी का निर्धारण जो है, उसमें दो अप्रोच आते हैं। जो पहला अप्रोच है वो है क्लासिकल अप्रोच, और दूसरा जो अप्रोच है वो है केनेजियन अप्रोच। अर्थात कैसे अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद का निर्धारण होता है, इसके संबंध में ये दो अप्रोच हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में बात किए थे कि अर्थव्यवस्था में जो सर्कुलर फ्लो होता है इनकम का, वो कैसे पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, और उसी के अंतर्गत राष्ट्रीय आय के क्या कंपोनेंट हैं और राष्ट्रीय आय कैसे जो है कैलकुलेट की जाती है। आज हम लोग बात करेंगे कि जीडीपी के निर्धारण में क्लासिकल सिस्टम कैसे काम करता है और केन्सियन सिस्टम का कैसे काम करता है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर है, इसमें खासकर ये यूनिट 4 है, ब्लॉक 2 की। तो इसमें जो क्लासिकल सिस्टम है या क्लासिकल जो प्रणाली है, उसके तहत हम कैसे निर्धारित करते हैं जीडीपी को, इस पे हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। तो ये जो क्लासिकल वर्ड है, ये जिसको हम परंपरावादी अर्थशास्त्री के नाम से भी कह सकते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, तो ये वर्ड सबसे पहले जो है प्रयोग किया एक बहुत ही रिनाउंड इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स ने। कीन्स ने अपने बात के अध्ययन में ये बताया कि जो क्लासिकल अर्थशास्त्री है, ये क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की जो नीति है वो अर्थव्यवस्था में सही रूप से प्रभावी नहीं हो पा रही है। लेकिन उसके पहले हमें जानना जरूरी है कि क्लासिकल है क्या। तो बेसिकली क्लासिकल का जो तात्पर्य था कीन्स के अनुसार, वो ये था कि जो रिकार्डो हैं, डेविड रिकार्डो राउंड इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, डेविड रिकार्डो और उनके जो भी अनुयायी हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको कीन्स ने जो है क्लासिकल कहा। जिसमें जेएस मिल हैं, जैसे पीगू हैं, एसी पीगू, मार्शल है, अल्फ्रेड मार्शल। तो इन अर्थशास्त्रियों को जो है कीन्स ने एक टर्म यूज किया और उसको कहा कि ये क्लासिकल अर्थशास्त्री है। तो ये जो क्लासिकल वर्ड है वो बेसिकली कीन्स के द्वारा यूज हुआ रिकार्डो और उनके फॉलोअर्स के लिए। और ये जो वर्ड धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो एक विचारधारा है पूरी जो क्लासिकल सिस्टम की, वो काफी डोमिनेटिंग रही और करीब 1930 तक जो है ये विचारधारा एक तरह से बहुत ही प्रभावशाली विचारधारा के रूप में आगे बढ़ती रही। अब ये जब हम बात करते हैं क्लासिकल, तो क्लासिकल जो शब्द है, इसके साथ जो पूरी प्रणाली का जिक्र आता है, उसमें कुछ बातें हैं, कुछ मान्यताएं हैं जिसको हम लेके चलते हैं। अर्थात जब भी हम इस शब्द का यूज करते हैं तो कुछ एजम्पशंस अपने आप दिमाग में आती हैं। अर्थात अगर हम क्लासिकल की बात करते हैं, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की बात करते हैं, तो क्लासिकल अर्थशास्त्री एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि वो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है। अर्थात अपूर्ण रोजगार या बेरोजगारी का कोई अस्तित्व अर्थव्यवस्था में नहीं होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो पूर्ण रोजगार के कॉन्सेप्ट को हमें समझना क्लासिकल प्रणाली को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जब हम क्लासिकल प्रणाली में पूर्ण रोजगार की बात करते हैं, तो क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते हैं कि एक निर्धारित दर पर या निर्धारित मजदूरी, जो प्रचलित मजदूरी दर है, उस पर अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग कार्य करना चाहते हैं,
यदि उनको कार्य मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट है या पूर्ण रोजगार है। तो पूर्ण रोजगार का इतना ही अर्थ है कि एक निर्धारित मजदूरी दर पर, जो अर्थात अर्थव्यवस्था की मजदूरी दर है, उस दर पर जो भी काम लोग करना चाहते हैं उनको काम मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जो गिवन वेज रेट है, जो निर्धारित मजदूरी दर है, उस पर कार्य करना नहीं चाहते हैं। तो क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते हैं ऐसे लोगों को वो ऐच्छिक बेरोजगार है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है। और कभी भी जो ऐच्छिक बेरोजगार होता है उसको हम बेरोजगार की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। अर्थात उसके पास अवसर था, एक जो अर्थव्यवस्था में दी हुई मजदूरी दर है उस पर काम करने का, लेकिन उसने काम को चूज नहीं किया। तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ही है एग्जिस्टेंस ऑफ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अगर कोई भी अर्थव्यवस्था है उसमें ऐच्छिक बेरोजगारी विद्यमान रहती है तो हम उस बेरोजगारी को बेरोजगारी में शामिल नहीं करते हैं, अर्थात उसको भी रोजगार का ही पार्ट मानते हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि ऐच्छिक बेरोजगारी जो है वो ऐसा नहीं है कि अवसरों की अनुपलब्धता है, ये एक तरह से अपना निर्णय है कि हमें काम करना है या काम नहीं करना है। तो ये बात हो गई। जब हम रोजगार की बात करते हैं क्लासिकल सिस्टम में, तो हमें ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि क्लासिकल अर्थशास्त्री बेरोजगारी उसी को कहते हैं जहां पे अनैच्छिक बेरोजगारी होती है, अर्थात लोग काम करना चाहते हैं लेकिन कार्य नहीं मिल पाता है। तो इस तरह की बेरोजगारी जनरली क्लासिकल सिस्टम में नहीं पाई जाती। केनेजियन सिस्टम में इस तरह की बेरोजगारी होती है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन क्लासिकल सिस्टम में ये मान के चला जाता है कि अर्थव्यवस्था में जो भी व्यक्ति कार्य करना चाहता है एक गिवन वेज रेट पे उसको कार्य मिल जाता है। तो ये बात हो गई कि अर्थव्यवस्था में जो है रोजगार के स्तर की। अब बात आती है कि अर्थव्यवस्था में किसी कारणवश मान लीजिए कि बेरोजगारी होती है, अर्थात किसी एक शॉर्ट टर्म में ऐसा हो सकता है कि लोग कार्य करना चाहते हैं, कार्य ना मिल पाए। तो ऐसी स्थिति में जो मजदूरी दर है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, और मजदूरी दर की लोचशीलता के कारण अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन में, क्लासिकल हमेशा दीर्घकाल की बात करते हैं, दीर्घकाल में जो है बेरोजगार कोई भी नहीं रहेगा, सब लोग रोजगार में आएंगे, ऐसा क्लासिकल सिस्टम मानता है। अब जैसे कि हमने कहा कि किसी भी सिस्टम को समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि वो सिस्टम किन बेसिक फंडामेंटल बातों पर जो है आश्रित है या आधारित है, ये चीज भी हमें जानना जरूरी है। तो अगर हम बात करें कि क्लासिकल सिस्टम की, तो क्लासिकल सिस्टम की जो मूलभूत मान्यताएं हैं वो क्या है, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण मूलभूत मान्यता है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। अर्थात किसी उस अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाएगा, ऐसा क्लासिकल अर्थशास्त्री मान के चलते हैं। दूसरी जो बात आती है वो है लेसेस फेयर इकोनॉमी। लेसेस फेयर एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अर्थात अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। सरकार होगी लेकिन सरकार की क्रियाओं का कोई फर्क नहीं होगा, सरकार का कोई रोल अर्थव्यवस्था के मूवमेंट में नहीं होगा। तो ये दूसरी मान्यता है। तो पूर्ण रोजगार के साथ साथ लेसेस फेयर पॉलिसी या सरकारी अहस्तक्षेप की नीति जो है ये भी क्लासिकल मान के चलते हैं, क्योंकि क्लासिकल का मानना है कि भाई अर्थव्यवस्था में सरकार जब आती है तभी डिस्टॉर्शन पैदा होते हैं, सरकार का कोई रोल नहीं है। तीसरी जो बात क्लासिकल सिस्टम मान के चलता है कि अर्थव्यवस्था एक जो है बंद अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जिसमें किसी भी प्रकार का विदेश
व्यापार नहीं होता है। अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था, जिस अर्थव्यवस्था का विदेशों के साथ कोई भी व्यापार नहीं होता है, उस अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। अर्थात कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं है, सिर्फ अर्थव्यवस्था के अंदर जो एजेंट्स हैं उन्हीं की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग शामिल करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के बंद अर्थव्यवस्था की जो मान्यता है, ये भी क्लासिकल सिस्टम की जो एक और मान्यता है वो है परफेक्ट कंपटीशन, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता। आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेगमेंट में। तो पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे प्राइस जो होता है वो इंडस्ट्री के द्वारा डिसाइड किया जाता है और फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होते हैं, इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है, और फर्म अपने लेवल पे किसी भी तरह का कोई प्राइस में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो ये जी जो परफेक्ट कंपटीशन की मान्यता है, ये भी जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करती है क्लासिकल सिस्टम में। तो फुल एम्प्लॉयमेंट, परफेक्ट कंपटीशन, ये बहुत ही आवश्यक मान्यताएं हैं जो हमें क्लासिकल सिस्टम को समझाती हैं। लेबर इज होमोजीनियस, क्लासिकल सिस्टम की एक जो दूसरी मान्यता है उसमें ये कहा जाता है कि जो श्रम है वो समान है। जब हम श्रम की समानता की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि श्रम की उत्पादकता के कॉन्टेक्स्ट में हम समानता की बात कर रहे हैं। अर्थात श्रम की उत्पादकता जो है वो बराबर है, कोई भी श्रमिक ऐसा नहीं कि उसकी उत्पादकता ज्यादा हो, किसी की कम हो। एक जो और महत्वपूर्ण मान्यता है वो है कि जो मनी वेज रेट, अर्थात जो मौद्रिक मजदूरी है और जो वास्तविक मजदूरी है, दोनों जो है एक तरह से आनुपातिक रूप से संबंधित होते हैं। प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध होता है, अर्थात अगर मौद्रिक मजदूरी दर बढ़ती है तो वास्तविक मजदूरी दर भी बढ़ती है। अर्थात मूल्य स्तर जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं क्लासिकल सिस्टम को एक मजबूत जो है प्लेटफॉर्म देती है। और क्लासिकल सिस्टम में अगर हम बात करें तो ये भी मान के चलता है कि लॉन्ग टर्म में चीजें होती हैं, शॉर्ट टर्म की मान्यता नहीं है। शॉर्ट टर्म की में कहते हैं क्लासिकल की हो सकता है एक समय के पश्चात की चीजें डिस्टर्ब हों, लेकिन एक लंबे अंतराल पे एक लॉन्ग टर्म में अर्थव्यवस्था में ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म की भी बात ये करते हैं। एक इनविजिबल हैंड्स की बात करते हैं। इनविजिबल हैंड्स का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी शक्तियां क्रियाशील होती हैं जो अर्थव्यवस्था में ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट लाती हैं, और इनविजिबल हैंड्स में खासकर जो है डिमांड और सप्लाई, अर्थात मार्केट गवर्न इकोनॉमी, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसमें यह होगा कि मांग और पूर्ति अर्थव्यवस्था के सारे कंपोनेंट में जो है ऑटोमेटिक संतुलन स्थापित कर देती है। तो इसको हम कहते हैं इनविजिबल हैंड्स के माध्यम से अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित हो जाता है। अब जब बात आती है कि ये क्लासिकल सिस्टम है, इसकी कुछ मूलभूत मान्यताएं हैं जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। अब बात आती है कि जो क्लासिकल सिस्टम है वो किस तरह के पैरामीटर्स पे बेस्ड है, अर्थात वो किस तरह के मार्केट की बात करता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहेंगे कि जो क्लासिकल सिस्टम है वो बेसिकली 3 तरह के मार्केट पे बेस्ड है। नंबर 1 गुड्स मार्केट, जिसको हम वस्तु बाजार कहते हैं। वस्तु बाजार संतुलन की बात हम लोग करते हैं क्लासिकल सिस्टम में। दूसरी जो बात आती है वो है श्रम बाजार संतुलन, लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम की बात हम इसमें करते हैं। और तीसरा है कैपिटल मार्केट, अर्थात पूंजी बाजार के संतुलन की हम लोग बात करते हैं। तो ओवरऑल क्लासिकल सिस्टम को हम इन 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, अर्थात वस्तु बाजार, श्रम बाजार और पूंजी बाजार। तो 1 बाय 1 हम लोग इस पे बात करते हैं। क्लासिकल सिस्टम में जो वस्तु बाजार है, वस्तु बाजार का जो संतुलन है वो पूरी तरह पर, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, एक जेबी से
हुए थे इकोनॉमिस्ट, और उन्होंने जो है वस्तु बाजार संतुलन के बारे में बहुत ही अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, अर्थात पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करता है। जितनी सप्लाई होगी उतनी डिमांड अर्थव्यवस्था में जो है क्रिएट हो जाएगी। तो जैसे कि हमने कहा कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, इसके पीछे जो लॉजिक था वो ये था क्लासिकल का, खासकर जेबीसे का, कि प्रत्येक उत्पादक जो होता है वो आवश्यक रूप से उपभोक्ता होता है, अर्थात जितने भी अर्थव्यवस्था में प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर भी है। तो अगर हम किसी भी एक उत्पादक की बात करते हैं तो क्लासिकल अर्थशास्त्र कहते हैं कि एक उत्पादक उतना ही उत्पादन करता है जितना उसकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है और प्लस उसकी अन्य चीज़ों की क्या ज़रूरत है। अर्थात अगर कोई व्हीट का प्रोडक्शन कर रहा है, गेहूं का उत्पादन कर रहा है, तो गेहूं के उत्पादन की उसकी अपनी ज़रूरत क्या है और दूसरी वस्तुओं की उसकी ज़रूरत क्या है जिससे कि वो गेहूं बेचकर परचेज कर सके। तो अपने दूसरी आवश्यकताओं को फुलफिल कर ले और प्लस अपनी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर ले। कोई भी प्रोड्यूसर उतने के बराबर ही उत्पादन करता है। तो ये लॉ जब आया खासकर जेबीसे का, तो इसमें ये बात बड़ी क्लियरली हो गई कि जो है अर्थव्यवस्था में लॉन्ग टर्म में कोई भी सरप्लस या डेफिसिट नहीं होगा। अगर किसी कारणवश मान लीजिए अर्थव्यवस्था में कोई भी प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया और डिमांड सृजित नहीं हो पाई, तो जेबीसी कहते हैं कि उस गलती को प्रोड्यूसर जो है जल्दी ही सुधार लेगा। दीर्घकाल में ऐसी कोई संभावना नहीं होगी। अल्पकाल में ये मिसमैच थोड़ा बहुत डिमांड सप्लाई का हो सकता है। तो चूंकि हमने बताया कि प्रत्येक जो उत्पादक होता है वो आवश्यक रूप से उपभोक्ता होता है, तो अर्थव्यवस्था में जितनी सप्लाई होगी उतनी ही डिमांड हो जाएगी। तो ये बात भी हमें ध्यान देने वाली है कि क्लासिकल सिस्टम में जो वस्तु बाजार है वो पूरी तरह से संतुलित होता है। इसी तरह से क्लासिकल सिस्टम में जो दूसरा बाजार है जिसको हम कहते हैं खासकर श्रम बाजार, श्रम बाजार का जो संतुलन है वो भी एग्जिस्ट करता है। जैसे हमने कहा कि इनविजिबल हैंड्स काम करती हैं, मांग और पूर्ति की शक्तियां काम करती हैं और वही अर्थव्यवस्था में संतुलन ले आती हैं। जैसा कि बात हो रही कि श्रम बाजार, तो श्रम बाजार में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है श्रम की मांग और दूसरी है श्रम की पूर्ति। अब संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां पर श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। अगर आप देखें तो किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर जो हमारी संतुलित वेज रेट है या जो है संतुलन में जो मजदूरी दर है, उस मजदूरी दर से अगर मजदूरी दर ऊपर बढ़ती है, अर्थात संतुलित मजदूरी दर से अर्थव्यवस्था में मजदूरी दर बढ़ती है या ज्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि कार्य करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि उनको पेमेंट ज्यादा मिल रहा है। ज्यादा पेमेंट मिलेगा तो वो ज्यादा कार्य करना चाहेंगे। तो जब भी वेज रेट किसी भी अर्थव्यवस्था में ज्यादा होती है तो उसके परिणाम स्वरूप श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है, लेकिन श्रम की मांग चूंकि कम रहती है। ज्यादा लेबर को इंसेंटिव मिलता है कि भाई मजदूरी दर ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन डिमांड कुछ ही होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, सप्लाई श्रम की ज्यादा है लेकिन डिमांड श्रम की कम है। तो इसका मतलब है कि एक समय के बाद मौद्रिक मजदूरी दर जो है वो कम होना शुरू होती है और पुनः मौद्रिक मजदूरी दर जो है वो संतुलन के स्तर पर आ जाती है। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में मौद्रिक मजदूरी दर या मजदूरी दर संतुलन से ज़्यादा है तो वो कोई बहुत लंबे समय तक उस पर बनी नहीं रह सकती, क्योंकि एक लेवल के बाद वो संतुलन पर आ जाती है, अर्थात संतुलन पर ही अस्थायी रूप से वो
मिल जाती है। ये तो बात हुई कि ज़्यादा होती है। अब अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में जो मजदूरी है वो संतुलन की स्तर की जो मजदूरी है उससे कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में कम मजदूरी पर दर पर जो शासी होता है, जो उद्योगपति होता है, एंटरप्रेन्योर जो होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करता है। क्यों? क्योंकि लेबर की कॉस्ट कम हो गई। लेबर की लागत कम होने से लेबर सस्ता हो गया है और इसलिए कम मजदूरी दर पर ज़्यादा श्रमिकों की मांग उद्योगपतियों के द्वारा की जाती है। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि संतुलन स्तर से कम मजदूरी दर पर जो वर्कर हैं, उसमें काफ़ी वर्कर ऐसे होते हैं जो कार्य करना नहीं चाहते हैं। अर्थात यहाँ पे क्या होगी? डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी। तो ऐसी स्थिति में जो मजदूरी दर होगी वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी, अर्थात संतुलन मजदूरी की ओर अग्रसर होगी और अर्थव्यवस्था में पुनः एक बार जो है संतुलन स्थापित हो जाता है। तो अगर आप देखें, ओवरऑल बात करें तो खासकर क्लासिकल सिस्टम में इस तरह से श्रम बाजार जो है उसमें भी संतुलन आ जाता है ऑटोमेटिक फोर्सेस के द्वारा, अर्थात इनविजिबल हैंड्स के द्वारा, डिमांड और सप्लाई के द्वारा। अब इसमें भी चाहे वो वस्तु बाजार की बात, हमने सेज लॉ मार्केट की बात की, सेक्या बाजार नियम की बात की, या फिर श्रम बाजार की बात की, दोनों में सरकार का किसी भी लेवल पे कहीं कोई हस्तक्षेप देखने को नहीं मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो वस्तु बाजार है और जो श्रम बाजार है, इसमें ऑटोमेटिक फोर्सेस के द्वारा इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब जो तीसरी बात आती है खासकर क्लासिकल सिस्टम में संतुलन के बारे में, वो है खासकर कैपिटल मार्केट, या हम इसको कहते हैं पूंजी बाजार। तो कैपिटल मार्केट में तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पहली जो बात है वो है इन्वेस्टमेंट, दूसरी है सेविंग, और तीसरी है ब्याज की दर। तो पूंजी बाजार में संतुलन के लेवल को समझने के लिए हमें इन तीनों को जो है समझना जरूरी है। जैसे कि बचत, निवेश और ब्याज की दर, इसमें आपस में संबंध क्या है और कैसे ये पूरी क्लासिकल प्रणाली को एडजस्ट करते हैं, खासकर पूंजी बाजार के संबंध में। अगर हम बात करें क्लासिकल सिस्टम में, तो हम सभी जानते हैं जो बचत होती है वो कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है या ब्याज दर पर निर्भर करती है। अर्थात किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर ब्याज की दर ज़्यादा होगी तो जो बचत करता वर्ग है वो प्रोत्साहित होगा, उसको एक इंसेंटिव मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा बचत का। और अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर कम होगी तो डिस्करेज होगा जो भी सेविंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में ब्याज दर जो है उसका बचत के साथ सीधा संबंध है। अर्थात अगर अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ती है तो बचत दर बढ़ेगी, और अगर ब्याज दर कम होती है तो बचत कम होगी। मतलब डायरेक्टरी और प्रोपोर्शनल रिलेशन है, डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल रिलेशन है खासकर बचत और ब्याज दर में। इसी तरह से जो दूसरा कंपोनेंट है वो है निवेश, और निवेश के साथ जो ब्याज दर का संबंध है वो संबंध जो है इनवर्स है, अर्थात विपरीत है। अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर बढ़ती है तो इसका मतलब है निवेश हतोत्साहित होगा, निवेश की लागत बढ़ जाएगी, अर्थात पूंजी ज्यादा कॉस्टली हो जाएगी, तो निवेश घटता है। तो इस तरह से ब्याज दर और निवेश में इनवर्स रिलेशन होता है। और अगर ब्याज दर कम होती है, लोन सस्ते होते हैं, तो निवेशकों के लिए एक इंसेंटिव है और निवेशक जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करते हैं। तो अगर हम इन दोनों कंपोनेंट की बात करें तो ब्याज दर एक ऐसा महत्वपूर्ण मैकेनिज्म है, एक यंत्र है जो अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश के बीच संतुलन को लाता है
या बचत और निवेश के बीच संतुलन को स्थापित करता है। जैसे हमने कहा कि अगर अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में निवेश और बचत के द्वारा संतुलन जो स्थापित हो रहा है, वो तो संतुलन, एक अस्थायी संतुलन तो होता ही है, लेकिन किसी भी कारणवश अगर अर्थव्यवस्था में उस संतुलन स्तर से ब्याज दर बढ़ती है, अगर हम मान लें कि अर्थव्यवस्था में ब्याज दर जो है संतुलन स्तर से बढ़ती है, तो ऐसी स्थिति में बचत बढ़ेगी, बचत की प्रेरणा बढ़ेगी, लेकिन निवेश हतोत्साहित होगा। तो ऐसी स्थिति में फंड की सप्लाई ज्यादा होगी, फंड की डिमांड कम होगी। तो सप्लाई जब ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो ब्याज दर कम होगी, और ब्याज दर पुनः जो है, जो संतुलन ब्याज दर अर्थव्यवस्था में है, उस पर स्थापित हो जाते हैं। तो क्लासिकल सिस्टम में अगर हम बात करें ओवरऑल, तो बचत जो है और निवेश, ये दोनों महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से अगर ब्याज दर कम है तो बचत कम होगी, और ब्याज दर कम होने से निवेश ज्यादा होगा। तो संतुलन स्तर से ब्याज दर अगर कम होती है, वहीं पे एक तरह से संतुलन ब्याज दर स्थापित हो जाती है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में अगर आप देखेंगे पूरे क्लासिकल सिस्टम में, तो एक कोर बात है पूरी क्लासिकल सिस्टम में, कहीं भी किसी भी मार्केट में, चाहे वो वस्तु बाजार हो, चाहे श्रम बाजार हो या पूंजी बाजार हो, कहीं पे किसी भी लेवल पे सरकार का हस्तक्षेप हमें दिखाई नहीं पड़ता। अर्थात ऑटोमेटिक फोर्सेस, जिसको हम डिमांड सप्लाई कह सकते हैं, जिनको हम इनविजिबल हैंड्स कह सकते हैं, उनके द्वारा ही अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाता है दीर्घकाल में, क्योंकि क्लासिकल सिस्टम हमेशा दीर्घकाल की बात करता है, अल्पकाल की बात नहीं करता। तो इस तरह से क्लासिकल सिस्टम में हमने बताया कि C+I+G अर्थात कंज्यूमर होता है, निवेशक होता है और सरकार होती है। क्योंकि ये बंद अर्थव्यवस्था है, तो बंद अर्थव्यवस्था में जो डिमांड कर्व होगा, खासकर मांग वक्र का जो सृजन होगा, वो C+I+G के माध्यम से होगा। अर्थात यहाँ पे कोई विदेशी व्यापार नहीं होगा। ये एक बंद अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल होगा। तो एग्रीगेट डिमांड का प्रारूप इस तरह से होगा। अब इन पूरे सिस्टम में अगर हम बात करें क्लासिकल में, तो क्लासिकल जो विचारधारा रही, क्लासिकल जो सिस्टम रहा, वो बड़ी मजबूती के साथ चलता रहा। और अब जो एक ऑफिशियल शुरुआत हम खासकर इकोनॉमिक्स की मानते हैं, एडम स्मिथ की जो बहुत पॉपुलर पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, तो वेल्थ ऑफ नेशन के पब्लिकेशन से लेके 1776 से लेके अगर हम बात करें 1930 तक लगभग, तो ये एक जो क्लासिकल सिस्टम है बड़ी मजबूती के साथ ये बना रहा, और लगातार ये विचारधारा अर्थशास्त्रियों को प्रोत्साहित करती रही। इसमें बाजार की बात की, बाजार उदारीकरण की बात है, अर्थात कहीं पे भी सरकार के रोल की बात नहीं है। सरकार है भी तो उसका कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, ऐसे जो है खासकर क्लासिकल के लोग मानते हैं। तो क्लासिकल विचारधारा के बाद अगर हम बात करें, तो जो दूसरी बात है वो है खासकर केन्जियन विचारधारा, कीन्स की विचारधारा। तो आप जान रहे हैं कि 1929-30 तक ये विचारधारा क्लासिकल अपने रूप में चलती रही, लेकिन 1929-30 में एक जो खासकर अर्थशास्त्र की फील्ड में बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से शुरुआत थी। कीन्स ने एक पुस्तक लिखी, जनरल थ्योरी। जनरल थ्योरी जो 1936 में पब्लिश हुई, उसने पूरे क्लासिकल सिस्टम के हर पॉइंट को बहुत क्रिटिसाइज कहा, और उन्होंने कहा कि 1929-30 में जो मंदी हुई थी, उसका जो कारण है कि सरकार का हस्तक्षेप न होना। अर्थव्यवस्था में ऑटोमेटिक फोर्सेस जो है वो संतुलन स्थापित नहीं कर पा रही थी, और अल्टीमेटली सरकार को आगे बढ़ना पड़ा। तो जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा कि भाई सरकार का रोल अर्थव्यवस्था में संतुलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना सरकार के रोल के हम अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित नहीं कर सकते हैं।
वैसे उस समय 1929-30 की स्थिति में बेरोजगारी की स्थिति बहुत बढ़ गई थी। जो फुल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट खासकर क्लासिकल था वो धराशायी हो गया था और प्रोडक्शन रुक गया था क्योंकि मंदी की स्थिति थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी, इन्वेंट्री बढ़ गई थी, माल थे वो सेल्स नहीं होती थी ड्यू टू द लैक ऑफ परचेजिंग पावर। तो इस तरह से क्रय शक्ति की कमी अर्थव्यवस्था में वो बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रही थी मंदी के समय। तो कीन्स ने कहा जो क्लासिकल सिस्टम है इससे अर्थव्यवस्था में संतुलन नहीं आ सकता है, हमें इस क्लासिकल सिस्टम से आगे बढ़ के कुछ सोचना होगा। और जनरल थ्योरी में उन्होंने इस बात को पूरी तरह से जो है सही माना कि मांग की जो कमी है उसी के कारण जो है अर्थव्यवस्था में मंदी से हम लोग उबर नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था में मांग के सीजन पे जोर देने की जरूरत है, सप्लाई पॉइंट पे काम करने की जरूरत नहीं है बल्कि डिमांड साइड पे काम करने की जरूरत है। तो अब आप देखिए एक तरफ जहां क्लासिकल सप्लाई साइड की बात करते थे, प्रोडक्शन की बात करते थे, कीन्स जस्ट उसके अपोजिट डिमांड की बात करते हैं, डिमांड साइड जो है इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो इस तरह से डिमांड साइड इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई और ये कहा गया कि मंदी जैसी समस्याओं का जो समाधान है वो मांग के सृजन के द्वारा ही संभव है। और कीन्स ने उस समय गवर्नमेंट को ये सजेस्ट किया कि भाई आप जो है ऐसा काम करिए, अभी बहुत हम निवेश नहीं कर सकते, ऑलरेडी हमारे पास डम पड़ा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, लोगों तक परचेजिंग पावर पहुंचाए। तो ये परचेजिंग पावर कैसे पहुंचेगी? थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज पहुंचेगी, लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और ड्रैग एंड ड्रॉप पॉलिसी की बात उन्होंने की कि मतलब एक तरह से हमें ऐसे काम करने हैं जिससे कि लोगों तक क्रय शक्ति पहुंच जाए। एक बार जब लोगों तक क्रय शक्ति जाएगी, पहुंच जाएगी, तो अर्थव्यवस्था में संतुलन अपने आप आ जाएगा, अर्थात अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति से उबर जाएगी। तो 1936 के बाद 1929-30 में ये मंदी की शुरुआत हुई और बहुत विश्वव्यापी मंदी रही। जनरल थ्योरी के पब्लिकेशन के बाद एक पूरे नजरिया जो है वो बदल गया और जहां लोग क्लासिकल सिस्टम को बहुत स्ट्रांग सिस्टम मानते थे, क्लासिकल सिस्टम धराशायी हो गया और एक नया सिस्टम जिसको हम कह सकते हैं केन्जियन जो है सिस्टम वो उभर कर सामने आया। तो जैसे हमने कहा कि इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए जनरल थ्योरी में कीन्स ने जो एग्रीगेट डिमांड या समग्र मांग की बात की थी, उसी के क्रम में हम लोग ये बात करेंगे। तो ये बात आई कि भाई कीन्स ने कहा कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का जो समाधान है वो प्रभावी मांग के द्वारा किया जा सकता है, अर्थात प्रभावी मांग को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में रोजगार को लाया जा सकता है। अब बात आती है कि प्रभावी मांग ये है क्या? तो कीन्स कहते हैं प्रभावी मांग का मतलब है द पॉइंट, वो बिंदु है जहां पर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में वो बिंदु जहां पर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है वो प्रभावी मांग का बिंदु होता है और वही अर्थव्यवस्था में संतुलन होता है। और कीन्स एक और चीज मान के चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो रोजगार का निर्धारण होता है वो समग्र मांग से नहीं होता है। अर्थव्यवस्था में रोजगार का निर्धारण जो होता है वो होता है प्रभावी मांग के द्वारा। तो प्रभावी मांग अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर को निर्धारित भी करती है। प्रभावी मांग को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर को बढ़ाया जा सकता है और प्रभावी मांग में कमी लाकर, कमी अगर होती है तो अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर में कमी आ सकती है। तो कीन्सियन सिस्टम में प्रभावी मांग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। दूसरी जो चीज अभी हम लोग बात कर रहे थे क्लासिकल सिस्टम में पूर्ण रोजगार की, तो कीन्स कहते हैं नहीं, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अर्थव्यवस्था में अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, अर्थात अल्प रोजगार होता है जो कि पूर्ण रोजगार के पहले की स्थिति है। तो पूर्ण रोजगार
का जो कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा भी होता है कि एक प्रचलित मजदूरी दर पर लोग कार्य करना चाहते हैं लेकिन उनको कार्य नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से लोग चाहते तो हैं लेकिन कार्य नहीं मिल पाने के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको उन्होंने कहा इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थात अनैच्छिक बेरोजगारी, कि कार्य करना कोई चाह रहा है लेकिन उसको कार्य नहीं मिल पा रहा है। तो जहां क्लासिकल कहते थे कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट या अनैच्छिक बेरोजगारी अब्सेंट होती है सिस्टम में, वहां कीन्स कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, जो अनैच्छिक बेरोजगारी है वो सिस्टम में पाई जाती है। इसलिए अनैच्छिक बेरोजगारी के पाए जाने के कारण आप कह सकते हैं कि पूर्ण रोजगार का कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई केनेजियन सिस्टम में नहीं होता। तो इस तरह से कीन्स ने प्रभावी मांग को एक कोर माना कि प्रभावी मांग ही अर्थव्यवस्था में रोजगार और आय के स्तर को निर्धारित करती है। अब ये प्रभावी मांग है क्या और प्रभावी मांग के और कंपोनेंट क्या है? जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति। समग्र मांग और समग्र पूर्ति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। समग्र मांग और समग्र पूर्ति को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो प्रभावी मांग के कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। समग्र मांग है क्या? एग्रीगेट डिमांड जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ द आउटपुट एट ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अर्थात एक निश्चित रोजगार के बिंदु पर जो भी एक्सपेक्टेड रेवेन्यू होगी, प्रत्याशित आय होगी, वो जो है समग्र मांग कहलाती है। मतलब आउटपुट जो होगा, जितना भी प्रोडक्शन होगा, उसको विक्रय करने से जो भी प्रत्याशित आय हमें मिलती है रोजगार के एक बिंदु पर, वो होती है समग्र मांग। और अर्थव्यवस्था में समग्र मांग से प्रभावी मांग निर्धारित होती है, इसलिए समग्र मांग बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे डिफरेंट एग्रीगेट डिमांड हो सकती है। और स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो ये पॉजिटिवली होती है, बढ़ती हुई होती है, फिर मैक्सिमम होती है और इसके बाद घटने लगती है। तो इस तरह से समग्र मांग में भी 3 तरह की सिचुएशंस होती हैं, बढ़ना, मैक्सिमम और घटना। अब इसी क्रम में जो दूसरी बात है वो है समग्र पूर्ति। समग्र पूर्ति भी प्रभावी मांग के निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समग्र पूर्ति क्या है? वो कहते हैं प्रोसीड नेसेसरी फ्रॉम द सेल ऑफ द आउटपुट एट ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अर्थात जो भी उत्पाद है उसको बिक्री करने से जो मिनिमम हमें आय मिलनी है वो मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही, ये भी विचारणीय बात है। अर्थात जो मिनिमम आय का लेवल है वो जरूरी है, अर्थात तभी हम रोजगार के स्तर को बढ़ा सकते हैं, तभी हम उत्पादन के स्तर को बढ़ा सकते हैं। जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है प्रोसीड्स की, बिक्री से प्राप्त होने वाली आय की, वो हमें मिलनी चाहिए। तो प्रोसीड्स नेसेसरी जो है फॉर द सेल ऑफ द आउटपुट एट ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज एएस। तो यहाँ पे भी रोजगार का स्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिना रोजगार के स्तर को ध्यान में रखे हम एएस की भी बात नहीं कर सकते। तो अर्थव्यवस्था में अगर हम केनेजियन सिस्टम में देखें तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, अर्थात समग्र मांग और समग्र पूर्ति, ये अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर को निर्धारित करते हैं। अब कीन्स कहते हैं कि भाई वो बिंदु, जैसे कि हमने कहा समग्र मांग, तो समग्र मांग में भी आप देखेंगे समग्र मांग बढ़ती होती है और एक लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाद एएस जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाती है। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। अगर एक लेवल आएगा फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल,
केन्जियन सिस्टम में भी फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जा सकता है, अर्थात फुल एम्प्लॉयमेंट लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लासिकल में ही है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें हमें एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा के ही हम फुल एम्प्लॉयमेंट को ला सकते हैं। तो अगर हम बात करें एएस की या एग्रीगेट सप्लाई की, तो एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ती होती है और फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे ये वर्टिकल हो जाती है, अर्थात पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है। अब बात आती है कि अर्थव्यवस्था में जीडीपी के निर्धारण की, तो ये बात आती है कि एएस और एडी जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करते हैं, इक्वल होते हैं, वही बिंदु जो है इफेक्टिव डिमांड होता है। तो अगर आप देखें तो इफेक्टिव डिमांड ही अर्थव्यवस्था में सारी चीज़ों को डिसाइड करती है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, बढ़ाकर इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाया जा सकता है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, इफेक्टिव डिमांड को घटाकर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें कि अर्थव्यवस्था में जो ये संतुलन हो रहा है कीन्स के अनुसार, अर्थात एडी और एएस का, तो आप देखेंगे कि ये संतुलन जो है कोई जरूरी नहीं कि पूर्ण रोजगार के स्तर पर होता है। ये संतुलन जो है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, एक तरह से अपूर्ण रोजगार की स्थिति है या अल्प रोजगार की स्थिति है, ये पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं है। तो कीन्स कहते हैं जो एडी और एएस के द्वारा संतुलन निर्धारित होता है, या हम जिसको हम कहते हैं कि इफेक्टिव डिमांड का बिंदु, इफेक्टिव डिमांड के बिंदु पर आप बात कर सकते हैं कि उसके उस बिंदु पर अल्प रोजगार होता है। तो अल्प रोजगार एक महत्वपूर्ण स्थिति है केनेजियन सिस्टम में। अब अगर हम अल्प रोजगार से पूर्ण रोजगार की ओर आना है, जैसे कि हर अर्थव्यवस्था का एक जो है डायरेक्शन होता है कि पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना, अर्थात अब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थात उस अर्थव्यवस्था में कोई भी अनैच्छिक बेरोजगार नहीं होगा। तो कीन्स कहते हैं एग्जिस्ट तो नहीं करती, लेकिन हम पूर्ण रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम अर्थव्यवस्था में एडी को बढ़ाकर, अगर हम एडी को बढ़ाने में सक्षम हो जाए तो हमें पूर्ण रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। और एएस की एक लिमिट है, हमने कहा एग्रीगेट सप्लाई, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद एएस को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो एक स्थिति होती है जहां पर अगर हम एडी को शिफ्ट कर जाएं, एडी को बढ़ा सकें, तो हम पूर्ण रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात एडी और एएस के संतुलन बिंदु पर एडी को शिफ्ट करने के बाद हम पूर्ण रोजगार की स्थिति को पा सकते हैं। तो केन्जियन सिस्टम में स्टार्टिंग में तो अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति होती है, लेकिन वो अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो सकता है अगर हम एडी को बढ़ा दें। एडी बढ़ने से इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट भी बढ़ जाता है, अर्थात जो है प्रभावी मांग का जो बिंदु है वो बढ़ जाता है। तो प्रभावी मांग के बढ़ने से जो है अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर भी बढ़ रहा है। अब ये एक बात यहाँ और आती है कि भाई जो रोजगार है वो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर आ जाता है और इसके बाद अर्थात एएस जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाती है, पर पूर्णतः बेरोजगार हो जाती है, उसके बाद भी अगर एडी बढ़ता है, उसके बाद भी अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, तो क्या होगा? तो अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है और उसके बाद अगर अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में अब मूल्य स्तर बढ़ेगा। अब ये बात आती है कि मूल्य स्तर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हम सप्लाई को कांस्टेंट कर चुके हैं। पूर्ण रोजगार के बाद सप्लाई में बढ़ाई नहीं जा सकती, तो मांग बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी। तो कीन्स कहते हैं कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आती है, लेकिन अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति होती है। तो ये बात हुई खासकर केनेजियन सिस्टम की, जो कीन्स की विचारधारा है, और वो विचारधारा कैसे कार्य करती है इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब हम लोगों ने
क्लासिकल सिस्टम को भी देखा, केनेजियन सिस्टम को भी देखा, और ये दोनों में देखा बहुत क्लियरली कि रोजगार के संबंध में कीन्स का जो सिस्टम है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, केनेजियन सिस्टम क्लासिकल सिस्टम जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। तो दोनों में ये अंतर आता क्यों है? ये अंतर अगर आप देखेंगे तो जो इनविजिबल हैंड्स हैं या जो कह सकते हैं कि अदृश्य हाथ है, वो पूरी तरह से क्लासिकल सिस्टम में हावी होते हैं, लेकिन कीन्सियन सिस्टम में गवर्नमेंट का रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कीन्स कहते हैं बिना गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के, गवर्नमेंट की बिना फिजिकल पॉलिसी के कोई भी अर्थव्यवस्था फुल एम्प्लॉयमेंट को नहीं प्राप्त कर सकती। और उसके लिए गवर्नमेंट जब खर्च करती है, एम्प्लॉयमेंट के अवसर जनरेट करती है, तो उससे अर्थव्यवस्था में मांग, अर्थव्यवस्था में जितना ही ज़्यादा हम मांग का सृजन करेंगे उतना ही रोजगार का स्तर बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो रोजगार ऑटोमेटिक बढ़ेगा, फिर डिमांड बढ़ेगी, और इस तरह से अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से निकल आएगी। तो कीनजियन सिस्टम में खासकर अर्थव्यवस्था में एक तरह से पुनः संतुलन में लाने का प्रयास किया गया। अब ये बात आती है कि ये जो इफेक्टिव डिमांड है, जिसको हमने कहा कि एडी और एएस का जो संतुलन बिंदु है, ये है क्या? इफेक्टिव डिमांड जो है उसके बारे में बात हो चुकी है। अब ये है कि इंपॉर्टेंस इसकी क्यों इतना इंपॉर्टेंस है इफेक्टिव डिमांड। तो सबसे बड़ी बात है कि इफेक्टिव डिमांड ही अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर को, रोजगार के स्तर को निर्धारित करती है। अर्थात अर्थव्यवस्था में रोजगार का क्या स्तर होगा वो हम इफेक्टिव डिमांड के द्वारा ही निर्धारित कर सकते हैं। और दूसरी जो बात है, कीन्स ने कहा कि भाई ये जो सेज लॉ ऑफ मार्केट है वो जो है एग्जिस्ट नहीं करता, कहीं ना कहीं जो है फुल एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि 1929-30 में देखा गया कि मंदी के बाद अर्थव्यवस्था में संतुलन क्लासिकल सिस्टम से नहीं आया। तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड की जो बात थी, अर्थात पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, इसकी जो बात थी, इस पर कीन्स ने कहा नहीं, ऐसा होता नहीं है। मांग के द्वारा जो है रोजगार के अवसर को हम निर्धारित कर सकते हैं, मांग में वृद्धि करके हम जो है निवेश को बढ़ा सकते हैं और अर्थव्यवस्था को मूव कर सकते हैं। सप्लाई में वृद्धि करने से सिर्फ रिसेशन और डिप्रेशन की ही स्थितियां आती हैं। तो एक तरह से कीन्स ने क्लासिकल की इस विचारधारा का भी विरोध किया, कड़ा विरोध किया कि अर्थव्यवस्था में खासकर सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तीसरी जो बात इसमें इम्पोर्टेंस है वो है कि इन्वेस्टमेंट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अर्थात किसी भी अर्थव्यवस्था को किसी भी संकट से बाहर निकालने के लिए हम निवेश को बढ़ा सकते हैं। अगर रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में बढ़ता है कि उससे रोजगार का अवसर भी सृजित होता है, अर्थात रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा? जब हमें पर्याप्त मात्रा में पूंजी होगी। अब यहाँ क्लासिकल सिस्टम में क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वो इन्वेस्टमेंट के स्तर को डिसाइड करता है, सेविंग के स्तर को डिसाइड करता है, लेकिन कीन्स कहते हैं नहीं, ये ऑटोमेटिक ढंग से ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि निवेशक अलग वर्ग है और जो बचत करता वर्ग है वो अलग वर्ग है। बचत करता इसलिए बचत कर रहा है क्योंकि ब्याज की दर ज्यादा है, ब्याज उसके लिए इंसेंटिव है, लेकिन निवेशक निवेश कब करेगा? जब ब्याज की दर कम हो। तो इस तरह से दोनों के हित ब्याज दर के संबंध में भी अलग अलग हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर ब्याज दर ही दोनों को डिसाइड कर रही है लेकिन दोनों वर्ग अलग हैं, हो सकता है कि जितनी बचत हो वो पूरी तरह से निवेश ना हो पाए, बचत से कम निवेश हो। तो इस तरह की जो सिचुएशन है उसको उन्होंने कीन्स ने कहा कि
लेकिन कहने का मतलब है कि बचत और निवेश दोनों में सामंजस्य भी इतना आसानी से स्थापित नहीं होता है। तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल पूरे क्लासिकल सिस्टम और केन्जियन सिस्टम को, तो इफेक्टिव डिमांड का जो रोल है या जो भूमिका है वो बहुत क्लियर कट और बहुत महत्वपूर्ण हमें नजर आती है। अब ये तो बात हुई कि कैसे अर्थव्यवस्था में केनेजियन सिस्टम में रोजगार का स्तर निर्धारित होता है, क्लासिकल में कैसे होता है, और दोनों में जो बेसिक अंतर आया निकल के कि भाई एक अर्थव्यवस्था जो क्लासिकल है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के सिस्टम को नकारती है, गवर्नमेंट के हस्तक्षेप को मना करती है, लेकिन केन्जियन जो सिस्टम है उसमें पूरी तरह से सरकार का हस्तक्षेप होता है। तो अब अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि क्लासिकल सिस्टम और केनेजियन सिस्टम दोनों सिस्टम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं कह सकते हैं जो डेवलपमेंट का जो पैटर्न होता है उसमें जो क्लासिकल सिस्टम आया जो काफ़ी लंबे समय तक चला भी, और 1929-30 तक ये सिस्टम निर्विवाद रूप से चलता रहा और इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था। कुछ इनविजिबल हैंड्स, कुछ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होते हुए दिखा, लेकिन जो न्यू क्लासिकल सिस्टम है वो चल रहा है। और अगर आज भी हम विश्व स्तर पर बात करते हैं, अगर आज भी हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम हर क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बाजार मुखी अर्थव्यवस्था की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अर्थात आज 21वीं सदी में हम लोग कहीं ना कहीं क्लासिकल के ज़्यादा नज़दीक होते जा रहे हैं। वो अलग बात है, सरकार का कंट्रोल है, रेगुलेशन है, सरकारी मशीनरीज हैं, हर जगह पे जो है, चाहे वो पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी हो, मनी मार्केट हो, चाहे कैपिटल मार्केट हो, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर है, हर जगह जो है रेगुलेटरी बॉडी है, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी का बहुत हस्तक्षेप नहीं है। कहने का मतलब है कि चाहे वो मनी मार्केट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे कैपिटल मार्केट में सेबी हो, चाहे जो है बीमा में, इंश्योरेंस सेक्टर में इरडा है, IRDA, तो ये तीनों एजेंसियां जो हैं तो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उठा के देखेंगे भारतीय कॉन्टेक्स्ट में, जो है प्लानिंग से लेके और आज तक देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर का रोल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो बाजारमुखी अर्थव्यवस्था, सरकार भी अपने आप को खासकर मार्केट से निकाल रही है, मार्केट को वॉच करती है, लेकिन ज़्यादातर अर्थव्यवस्था मार्केट ओरिएंटेड हो रही है। अर्थात मार्केट में डिमांड और सप्लाई के आधार पर या इनविजिबल हैंड्स के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का संचालन हो रहा है। ये पूरी दुनिया में है, भारत नहीं पूरी दुनिया में है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्लासिकल सिस्टम भले ही पुराना था, शुरू से था, लेकिन वो खत्म हो गया ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। वो सिस्टम आज भी विद्यमान है। और इसी तरह से जो केनेजियन सिस्टम है, केनेजियन सिस्टम में भी ये चीज़ हम कह सकते हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में किन्स का जो मानना है, खासकर अगर बात करें तो सरकार का हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। सरकार एक सिर्फ दृष्टा के रूप में कार्य नहीं कर सकती, बल्कि सरकार को नीति निर्माण में योगदान देना होगा। नीतियों का लाभ सही रूप से जनता तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इस बात को एश्योर करना पड़ेगा। और इस तरह से जीडीपी के निर्धारण में हम दोनों सिस्टम में बात करें तो केनेजियन सिस्टम भी बहुत ही प्रबल ढंग से आता है। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करें कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि चाहे वो रोजगार के निर्धारण की बात हो, चाहे अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने की बात हो, चाहे अर्थव्यवस्था में डिप्राइव्ड सेक्शन के वेलफेयर की बात हो, सब में सरकार का रोल महत्वपूर्ण है। तो एक तरह से क्लासिकल को भी पूरी तरह से आज में भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से मार्केट पे छोड़ दीजिए। केनेजियन सिस्टम को भी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो कुछ चीज़ें केनेजियन सिस्टम की हैं जो आज के समय में बहुत रिलेवेंट है जीडीपी निर्धारण में, और कुछ चीज़ें क्लासिकल की हैं जो
आज के समय में बहुत निर्धारण इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से एक जीडीपी निर्धारण में ये दोनों सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अगर हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि क्लासिकल सिस्टम में अगर हम कंपेयर करें थोड़ा सा, तो क्लासिकल सिस्टम में जो वेज निर्धारण है, अगर हम उसको मांग और पूर्ति पर छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, तो कहीं ना कहीं वेज में फ्लक्चुएशंस ज़्यादा आ सकते हैं। तो हमें मिनिमम एक वेज बनाना होगा, वेज का एक नॉर्म्स बनाना होगा कि भाई मिनिमम जो मजदूरी दर है वो इससे कम नहीं हो सकती है। तो वहाँ पे ये नॉर्म्स बनाने के लिए सरकार के हस्तक्षेप की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर हमने वेज को जो है मार्केट पे छोड़ दिया तो उससे जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो श्रमिक हैं उनको बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, गैर असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं। तो हमें दोनों पे बात करनी होगी, क्लासिकल पे भी बात करनी होगी, कीन्सन सिस्टम पे बात करनी होगी, और एक तरह से दोनों की जो मिक्स स्ट्रेटजी है उसको अपना के हमें जीडीपी के बढ़ाने की बात करनी होगी। तो अर्थव्यवस्था में चाहे हम कीन्स की बात करें चाहे क्लासिकल की बात करें, जीडीपी के निर्धारण के संबंध में खासकर दोनों की अपनी महत्ता है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और कहीं ना कहीं हमें, जब हम 21वीं सदी के अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हमें केन्जियन सिस्टम से कुछ चीज़ें लेनी पड़ती हैं, जैसे कि रेगुलेशन की बात करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन गवर्नमेंट का रेगुलेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल। ये बात बिल्कुल सही है आज के समय में कि अर्थव्यवस्था को अगर हम बढ़ाना चाहें तो हमें जो है निवेश को बढ़ाना होगा। ये बात दोनों ने कही है, और कीन्स जो है निवेश के पर ज़्यादा बात करते हैं। तो ये जो ओवरऑल सिस्टम है खासकर जीडीपी के निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस पे हम लोग जो है विस्तार से हम लोगों ने बात की। तो थैंक यू सो मच। नमस्कार।